सुनो ना कियारा, अभी तक रागिनी नहीं आई। उसे पता है ना आज हम लोग कॉलेज में दिवाली सेलिब्रेशन करने वाले हैं। हाँ, मैं तो तुझे बताना भूल ही गई थी। मैं सुबह उसके घर पर गई थी, लेकिन वो उस समय मंदिर गई हुई थी, इसलिए मेरी उससे बात नहीं हो पाई। और मुझे लग रहा है उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, इसलिए वो दिवाली फंक्शन पर नहीं आने वाली। अरे यार, ये तो मुझे अब बता रही है। तूने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं कैसे मेरे एकदम से ध्यान से उतर गया। चलो हम दोनों उसके पास चलते हैं। कॉलेज के पास में ही रागिनी का घर था, जिसके चलते कियारा और कंचन दोनों सहेलियां रागिनी के घर पहुंच जाती हैं। कियारा और कंचन दोनों अमीर घराने से थी, लेकिन रागिनी बहुत ज्यादा गरीब परिवार से थी। जब वो दोनों रागिनी के घर पहुंचती हैं, तो रागिनी चूल्हे पर काम कर रही होती है। अरे रागिनी, मैंने तुम्हें कहा था ना, आज किसी भी हाल में हमें कॉलेज पहुंचना ही है। वहाँ पर दिवाली का फंक्शन है और तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने ऐसा क्यों किया? पता है ना, पिछली बार एक छोटे से फंक्शन पर मैंने तुम्हारी ड्रेस पहनी थी, तो कॉलेज के सभी लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। और इस बार भी अगर मैं तुम्हारे दिए कपड़े पहनकर कॉलेज में आती, तो फिर से सब लोग मेरा मजाक उड़ाते और ये कहते कि मेरी एक ड्रेस लेने की हैसियत तक नहीं है, इसीलिए मैं दिवाली के फंक्शन पर नहीं आई। और मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई। दरअसल कुछ ही दिनों में मेरी शादी भी होने वाली है। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम हमें अब बता रही हो? अरे, क्या तुम हमें दोस्त नहीं समझती हो? कंचन के ऐसा कहते ही रागिनी जोर जोर से रोने लगती है। बहुत ही मुश्किलों से ये रिश्ता मिला है, जो बिना दहेज के मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। वरना तो सभी लोग दहेज के लिए बोल रहे हैं। मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपने माता पिता पर बोझ बनकर इस घर में पड़ी रहूं। तो मेरी बात को समझो। कुछ दिनों बाद जब शादी हो, तो खुशी खुशी मेरी शादी में आना और मुझे खुशी खुशी विदा करना। रागिनी की बातें सुनकर कंचन और कियारा की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपनी दोस्त के लिए कुछ नहीं कर पाती। कुछ ही दिनों बाद कियारा और कंचन दोनों ही रागिनी की शादी में जाती हैं और उसके लिए ढेर सारे तोहफे लेकर जाती हैं। अपनी ससुराल में तुम खुश रहना, और हाँ, शादी का मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए हमें भूल जाओ। हमें याद करती रहना और हमसे मिलती रहना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? हैं? अरे, तुम दोनों तो मेरी जान हो। मैं तुम दोनों को कभी नहीं भूलूंगी। कियारा और कंचन दोनों रागिनी की बातें सुनकर उसे गले से लगाकर और प्यार से विदा कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद कियारा और कंचन की भी शादी हो जाती है। कियारा और कंचन दोनों शादी करने के बाद एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती हैं, लेकिन वहीं वो रागिनी से जरा भी बात नहीं कर पाती। कंचन, तुम्हें याद है ना, जब हम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे, तब हम कितने प्यार से दिवाली का त्योहार मनाया करते थे। पता है, स्कूल टाइम पर हम लोग अपनी मिट्टी के दिए लेकर जाया करते थे, जहाँ रागिनी हमारे कलर लेकर उन्हें बहुत अच्छे से सजाया करती थी। सही बोल रही हो तुम, मुझे भी रागिनी की बहुत याद आती है। तुम्हें पता है, हमारी शादी को ये दूसरा साल है और ये हमारी दूसरी दिवाली। पिछली बार दिवाली पर तो हमारी सहेली रागिनी की शादी हो गई थी और वो हमसे जुदा हो गई थी। काश कि हम ये दिवाली अपनी सहेली रागिनी के साथ मना पाते। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारी रागिनी शादी के बाद भी गरीब परिवार में जाती है और वहाँ की परेशानियों को समझते हुए उसे अपने कई सारे अरमानों का गला घोटना पड़ता है। मुझे माफ करना रागिनी, मैं जानता हूँ इस गरीबी के चलते तुम्हें बहुत सी ख्वाहिशों को मारना पड़ता होगा, और इस दिवाली मैंने सोचा था कि अच्छे से मनाएंगे, लेकिन मेरे पास ये चुनिंदा पैसे हैं, इन्हीं में हमें गुजारा करना होगा। आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। मैं तो पहले से ही समझ कर चलती हूँ, और फिर ये जिंदगी के उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रागिनी और रविंदर दोनों कम पैसों में भी गुजारा कर लेते हैं, तो वहीं कंचन और कियारा दोनों महंगी महंगी शॉपिंग करती हैं अपनी दिवाली फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के लिए। देखते ही देखते कुछ वक्त बीत जाता है, जिसके चलते रविंदर की नौकरी भी छूट जाती है और उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने लगता है। घर में राशन खत्म हो गया है, अजी कुछ करिए। मेरे पास जो था सब खत्म हो गया है, एक फूटी कौड़ी नहीं बची, ऊपर से मेरी नौकरी भी छूट गई है। नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके घर में परेशानियां बहुत ज्यादा चल रही थी। रविंदर जैसे तैसे उधार करके घर का राशन ले आता है, जिसके चलते रागिनी घर में खाना बनाती है। अगले ही दिन वो एक
कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां उसे पियोन की नौकरी के लिए रखा जाता है। अरे रागिनी, तुम्हें पता है मेरी बहुत अच्छी बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। अब हमारी परेशानी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। बहुत अमीर लोग हैं, देखना बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों बाद रविंदर अपने मालिक को कॉफी देने जाता है, जहां वो अपने बॉस के केबिन में एक आदमी को अपने बॉस के ऊपर बंदूक ताने खड़ा देखता है। रविंदर अपनी जान पर खेलकर अपने बॉस पीयूष और कुणाल की जान बचाता है। आप लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? अपनी जान की परवाह किए बिना ही हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये तो मेरा फर्ज था मालिक। चलिए मैं चलता हूँ, घर पर जाने का वक्त हो गया है। आज दिवाली भी है, समय पर घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे खुश हो जाएंगे। रुको रविंद्र, ये कुछ पैसे और मिठाई का डिब्बा लेकर जाओ। हैप्पी दिवाली। रविंदर बहुत खुश होता है। पैसे और मिठाई का डिब्बा लेकर वो अपने घर पहुंच जाता है। वहीं पीयूष और कुणाल और कोई नहीं बल्कि कंचन और कियारा के पति होते हैं। जब वो इस सिलसिले में अपनी पत्नियों को बताते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से कहती हैं, इस दिवाली उस भले इंसान ने हमारे पतियों की जान बचाई है। हमें उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके घर जाना चाहिए। तुमने सही कहा, और साथ में हमें उनके लिए काफी कुछ लेकर भी जाना चाहिए। कियारा और कंचन बाजार से ढेर सारी मिठाई तोहफे लेकर रविंदर के घर पहुंच जाती हैं, जहां रविंदर को रागिनी के साथ देखकर कियारा और कंचन को बहुत बड़ा झटका लगता है। यकीन नहीं होता मुझे रागिनी, तुमने हमसे मिलने की एक बार भी कोशिश नहीं की और तुम इतनी गरीबी का सामना कर रही हो। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम रविंदर के चलते यहाँ तक पहुँच गए। तुम्हें पता है रागिनी, तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं। तुम्हारे बिना दिवाली अधूरी लग रही थी। हमें तो जरा भी अंदाजा नहीं था कि हम जिस भले इंसान के घर पर उसका शुक्रिया अदा करने जा रहे हैं वो बचपन की दोस्त का पति होगा। अपनी दोनों दोस्तों की बातें सुनकर रागिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके चलते वो उन्हें गले से लगा लेती है। बचपन से मैं गरीब थी और फिर शादी भी गरीब घर में ही हुई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी ये गरीबी हालत तुम दोनों देखो। मैं जानती थी ये देखकर तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, जो कि मैं सहन नहीं कर पाती। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी सहेलियों। अभी माफी वगैरह छोड़ो, हमें दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें पता चला है कि रविंदर जी, सॉरी जीजा जी बाप बनने वाले हैं, यानी कि हम मौसी बनने वाली हैं। ये देखो, हम बच्चे के लिए भी अभी से खिलौने और नए कपड़े लेकर आ गए हैं। उनके लाए हुए तोहफे, खिलौने सब देखकर रागिनी बहुत खुश होती है। इतनी खुशी उसके चेहरे पर इससे पहले कभी नहीं थी। इस दिवाली के त्योहार को गरीब और अमीर को छोड़कर वो सभी खुशी खुशी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं और आगे भी कियारा और कंचन अपनी गरीब सहेली की बहुत मदद करती हैं। आस्था और कीर्ति शादी के जोड़े में मंडप में बैठी होती हैं। वर वधू पैरों के लिए खड़े हो जाइए। तभी मंडप में खड़ी अपर्णा उन पर फूल डालते हुए बोलती है, आखिरकार आज मेरे दोनों बेटों का घर बस ही गया। थोड़ी देर में चारों की शादी हो जाती है और आस्था और कीर्ति अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां अपर्णा उनका स्वागत करती है। आओ आओ मेरी घर की लक्ष्मियों, तुम दोनों का स्वागत है। आस्था बहू, सबसे पहले तुम अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। अपनी काली जेठानी का गृह प्रवेश होता देखकर कीर्ति अंदर ही अंदर जल भून जाती है और चिढ़कर घमंड में कहती है, सासू माँ, आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। मुझे लगा था कि पहले गृह प्रवेश मेरा होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कीर्ति बहू? आस्था बहू इस घर की बड़ी बहू है, इसलिए गृह प्रवेश भी पहले उसी का होगा। कोई बात नहीं माँ जी, अगर देवरानी जी चाहती हैं तो आप उनका गृह प्रवेश पहले कर दीजिए। ये काली कलूटी बैंगन लूटी तो बड़ी ही चालू चीज है। देखो तो जरा सासू माँ के सामने कैसे अच्छा बनकर दिखा रही है, मगर मेरा नाम भी कीर्ति है। अपनी दोनों काली गोरी बहू का गृह प्रवेश करके अपर्णा उन्हें कमरे में भेज देती है। आस्था का रंग भले ही काला था, मगर उसका मन उतना ही साफ था। ससुराल के पहले दिन से ही आस्था एक अच्छी बहू की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। वहीं कीर्ति कुछ भी नहीं करती। समय गुजरता है और दिवाली आ जाती है। देखते ही देखते दिवाली आ गई और पता भी नहीं चला। शादी के बाद मेरी दोनों बहुओं की ये पहली दिवाली है। मैं उनकी ये दिवाली खुशियों भरी बनाना चाहती हूँ, ताकि उन्हें अपने मायके की कमी महसूस ना हो। तभी आस्था आरती की थाली लिए आती है। ये लीजिए माँ जी, आरती।
आस्था बहू, मैं तुम्हें ही बुलवाने वाली थी। बहू, शादी के बाद ससुराल में ये तुम्हारी पहली दिवाली है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे कुछ भी नहीं चाहिए? अरे मेरी प्यारी भाभी, अच्छा खासा मौका है, क्यों अपनी सास के पैसे बचा रही हो? लूट लो। तू चुप कर, बदमाश कहीं का। इतने में अपर्णा की गोरी बहू कीर्ति दिवाली की शॉपिंग के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट लेकर बड़बड़ाते हुए वहां आती है। साड़ी, ज्वेलरी, सैंडल्स, बैंगल्स, मेकअप किट, कुछ छूट तो नहीं रहा? अरे कीर्ति बहू, ये इतनी बड़ी रसीद बिजली के बिल की है क्या? प्रेम, कहीं तू फिर बिजली का बिल भरना भूल तो नहीं गया? अरे माँ, मैं गजनी थोड़ी हूँ जो भूल जाऊंगा। कल ही भर दिया बिल मैंने। तो फिर ये राशन की रसीद क्या है बहू? माँ जी, ये मेरी दिवाली शॉपिंग की लिस्ट है। प्रेम कीर्ति के हाथ से लिस्ट छीनकर बड़ी बड़ी आंखें किए पढ़ना शुरू करता है। साड़ी, सैंडल, ज्वेलरी, बैंगल, पर्स, लिपस्टिक, लाइनर, काजल, ब्रश किट, मेकअप किट। कीर्ति, क्या है ये सब? क्या है का क्या मतलब है? प्रेम, दिवाली की शॉपिंग लिस्ट है। आफ्टर ऑल ये मेरी पहली दिवाली है। मगर कीर्ति बहू, दिवाली के हिसाब से इतनी सारी शॉपिंग करने में ऐसे तो बजट बिगड़ जाएगा ना। सासू माँ, अभी तो आप अपनी काली बहू से कितने प्यार से पूछ रही थी कि उसे क्या चाहिए, और मेरी बारी पर आप मुझे टोक रही हैं। इस घर में मेरी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। माँ जी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरे बदले देवरानी जी को दिवाली की शॉपिंग करा लाइए। वैसे भी अभी दिवाली की सफाई बाकी है। मैं तुम दोनों में दिवाली की सफाई का आधा आधा काम बांट देती हूँ। मैं और दिवाली की सफाई करूं? मम्मी जी, बुरा मत मानना, मगर बाई की तरह बर्तन घिसते हुए आपकी काली बहू ही अच्छी लगती है। कीर्ति अपने गोरेपन के घमंड में आकर बार बार आस्था का मजाक बनाती है, जिससे आस्था की आंखों में आंसू भर आते हैं और आस्था अकेले ही दिवाली की सफाई करती है। वहीं गोरी बहू सोफे पर पैर पसारे हुए अपने नाखून घिसती है। शाम को अपर्णा अपने दोनों काली गोरी बहू को दिवाली की शॉपिंग के लिए लेकर जाती है, जहां कीर्ति एक बड़ी ही हाई फाई सी दुकान में घुस जाती है। सुनो भैया, वो ऑफ शोल्डर वाला गाउन तो दिखाना। ये लीजिए बहन जी, ये गाउन पूरे 25,000 की है। मुझे ये पसंद है, आप इसे पैक कर दीजिए। देवरानी जी, शादी के बाद ये आपकी ससुराल में पहली दिवाली है। उस दिन बहुत से लोग भी आएंगे और आप ये बिना बाजू वाले कपड़े पहनोगी तो लोग क्या सोचेंगे? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरी सुंदरता और मेरी गोरे रंग से जलती हो? खुद तो एकदम जली उपली जैसी दिखती हो, इसीलिए मेरी तरह ये शोल्डर का गाउन तो पहन ही नहीं सकती। कीर्ति की कही बात आस्था के दिल पर लग जाती है और उसकी आंखें छलछला जाती हैं। कीर्ति बहू, तुम ये बाद में ले लेना। चलो पहले लक्ष्मी गणेश पूजन के लिए मूर्ति और दिए तो ले ले। इसके बाद अपर्णा अपनी काली बहू के साथ मूर्ति खरीदने लगती है। माँ जी, देवरानी जी, ये देखिए लक्ष्मी गणेश जी की ये मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है ना? ओह प्लीज, मुझे ना ये मूर्ति की शॉपिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है माँ जी। मैं दूसरी दुकान से सैंडल देख कर आती हूँ। अपर्णा अपनी काली बहू के साथ मूर्ति खरीद लेती है। काफी देर बाद कीर्ति आती है। कीर्ति बहू, तुमने इस दुकान में इतनी देर लगा दी और कुछ लिया भी नहीं। सासू माँ, उस दुकान में मेरे टाइप की सैंडल नहीं थी। मैं कल आ जाऊंगी प्रेम के साथ, तब मैं ये गाउन खरीद कर जरूर ले जाऊंगी। घर आकर कीर्ति अपने पति के साथ कलेश करती है। कैसी रही दिवाली की शॉपिंग? सासू माँ मुझे शॉपिंग करने देती तब तो बात बात में मुझे टोकती रही, दिमाग खराब कर दिया था। अरे मेरी माँ, क्यों प्रेशर कुकर की तरह मुझ पर फट रही हो? मैं ले चलूंगा तुम्हें दिवाली की शॉपिंग के लिए। अब खुश? अगले दिन प्रेम कीर्ति को दोबारा से दिवाली की शॉपिंग के लिए ले जाता है, जहां वो वही गाउन खरीदती है। वहीं अपर्णा भी आस्था को एक साड़ी की दुकान पर लाती है। सुनिए भाई साहब, कोई अच्छी सी साड़ी दिखाइए मेरी बहू के लिए। जी माँ जी, ये देखिए, ये साड़ी हमारी दुकान पर दिवाली में सबसे ज्यादा बिकी है। ये रंग आस्था बहू पर बहुत अच्छा लगेगा, इसे पैक कर दीजिए। मगर माँ जी, ये साड़ी तो बड़ी ही महंगी लग रही है। आस्था बहू, सस्ते महंगे की चिंता तू क्यों करती है? ये तेरी पहली दिवाली है। अपनी सास के मन में अपने लिए इतना प्यार भरा देखकर आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद कीर्ति शॉपिंग बैग्स लिए घर आती है और आस्था को चिढ़ाने के लिए गाउन दिखाती है। ये देखिए मम्मी जी, कितना प्यारा गाउन है ना। मैं दिवाली पर यही पहनूंगी, क्योंकि जेठानी जी इस गाउन में मैं बिल्कुल परी लगूंगी ना। हाँ देवरानी जी, ये पहनकर आप परी जितने सुंदर लगोगे। वो तो लगूंगी ही मैं, इतनी गोरी और सुंदर जो हूं। भगवान ने मुझे फुर्सत से बनाया है।
अच्छा, आपने दिवाली के लिए क्या शॉपिंग की, दिखाया नहीं? माँ जी ने मुझे दिवाली के लिए ये साड़ी दिलाई है और साथ में ये मैचिंग की ज्वेलरी। आस्था की महंगी साड़ी देखकर कीर्ति बुरी तरह से जल जाती है। ये काली कलूटी बैंगन लूटी कल दिवाली पर इतनी महंगी साड़ी पहनने वाली है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये मुझसे सुंदर लगे, ये मुझे गवारा नहीं। रात में सभी के सो जाने के बाद कीर्ति आस्था के कमरे में आकर कैंची से उस साड़ी को काट देती है। बड़ी आई थी ना इतनी महंगी साड़ी पहनकर मुझसे सुंदर दिखने। अब देखती हूँ कल दिवाली पर ये काली कलूटी क्या पहनेगी, क्योंकि साड़ी के तो मैंने चिथड़े कर दिए। दिवाली की सुबह से लेकर शाम ढलने तक आस्था काम करती है और फिर तैयार होने कमरे में आकर जैसे ही वो साड़ी को देखती है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। मेरी साड़ी किसने काटी? माँ जी ने कितने प्यार से ये साड़ी मुझे दिवाली में पहनने के लिए दिलाई थी। लगता है ये साड़ी तुम्हारे पास रहना ही नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं, वैसे भी इसे पहनकर तुम कौन सी होर की परी बन जाती, जो है वही पहन लो। तभी अचानक से जैसे ही कीर्ति अपने कमरे में आती है तभी खिड़की से एक रॉकेट बम उड़कर उसके गाउन पर गिर जाता है, जिसके चलते वो जगह जगह से जल जाता है। ओ शिट, ये क्या हो गया? मेरा गाउन जल गया। अब मैं आज की दिवाली पार्टी में क्या पहनूंगी? ये मेरी पहली दिवाली थी। तभी आस्था एक नई साड़ी लेकर कीर्ति के कमरे में आती है। ये लीजिए देवरानी जी, ये साड़ी मुझे मेरी माँ ने दी थी। मैंने इसे एक बार भी नहीं पहना, एकदम नहीं है और ये आप पर अच्छी लगेगी। कीर्ति साड़ी ले लेती है। तभी अपर्णा कहती है, देखा कीर्ति बहू, इसे कहते हैं संस्कार। तूने जलन के मारे कल बेचारी आस्था बहू की साड़ी जला दी, फिर भी आज वही तुझे अपनी साड़ी दे रही है ताकि तू दिवाली के दिन दुखी ना हो और ये तेरी खुशियां खराब ना हो। सच खुलने के बाद कीर्ति शर्म से भर जाती है। आस्था दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, गोरीपन के घमंड में आकर पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया। देवरानी जी, जो हो गया उसे भूलकर एक साथ दिवाली मनाते हैं। चलिए। आखिर में कीर्ति और आस्था दोनों साथ मिलकर पूरे घर में दिए जलाती हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करती हैं, जिसके बाद अपर्णा अपनी दोनों गोरी काली बहुओं के साथ खुशियों भरी दिवाली मनाती है।